चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। तो ये अपन चैप्टर देखिए फर्स्ट है अपने पास। चैप्टर नंबर फर्स्ट है द सॉलिड स्टेट। और द सॉलिड स्टेट जो है अपने पास अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो इसी सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको जनरल इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। यहाँ पर आपको जनरल इंट्रोडक्शन के थ्रू आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। अगर आपको ये पता होगा तब आप लोग जो है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले जनरल इंट्रोडक्शन में मैंने आपके सामने रखा है कि भाई हमारे पास जो है एक यहाँ मैंने कुछ डेफिनेशंस दी हैं जनरल इंट्रोडक्शन के तहत। हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि हमारे पास जो सॉलिड लिक्विड और गैस होते हैं उनके पास जो हमारे पास फ्लो करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, आसानी से एक वो फ्लो कर सकते हैं। जैसे हवा है, आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकती है, वैसे ही लिक्विड है, हम उसको ऊपर से डालते हैं तो वो नीचे चला जाता है, या जो स्लोप होते हैं उसके ऊपर वो आसानी से अप टू डाउन मूव कर सकते हैं। यानी कि इनके पास फ्लो की कैपेसिटी होती है। सो दैट इन अगर ये रीजन क्या है कि इनके बीच में फ्लो होने की कैपेसिटी है, तो ये क्या रीजन है कि क्यों फ्लो हो सकते हैं? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी हैं, वो क्या होते हैं? फ्री ऑफ स्टेट होते हैं। इनके कोई बाउंडेशन नहीं होती है। यानी कि इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने वाले हैं इन दोनों के बीच में, हमने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है कि हमारे पास जो लिक्विड और जो गैसेस होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से ये आसानी से फ्लो कर सकते हैं और इनके इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं। यही रीजन है कि ये आसानी से फ्लो कर जाते हैं, जबकि हमारे पास सॉलिड है वो ऐसा नहीं कर पाता है। तो हम यहाँ समझने वाले हैं कि कैसे हम इनको समझ सकते हैं। तो पहला तो मैंने आप लोगों को बताया कि वी नो दैट द लिक्विड एंड गैस आर द कॉल्ड फ्लूइड बिकॉज देयर एबिलिटी टू द फ्लो। मतलब हम इनको गैस और लिक्विड को हम क्या कह सकते हैं? फ्लूइड कह सकते हैं। क्यों कहने का रीजन क्यों है? रीजन इज दैट कि हम इनको ये फ्लो कर सकते हैं आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए हम इनको फ्लूइड कहते हैं। The fluidity of the gases and the state of due to the fact that the intermolecular space are more। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो इनके पास इंटरमोलिकुलर स्पेस है, या ये जिनके मोलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, आयंस हैं, वो क्या होते हैं? फ्री होते हैं। उन पे कोई किसी तरह का मतलब ज्यादा फोर्स नहीं होता, अट्रैक्शन नहीं होता। इस वजह से हम इनको कह सकते हैं कि ये फ्री ऑफ स्टेट होते हैं, इसी वजह से फ्लो कर पाते हैं। फिर जबकि हम उसका अगर उल्टा समझें, अगर सॉलिड की बात करें कि सॉलिड में क्या होता है, तो सॉलिड की बात कर रहे हैं यहाँ, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड हैव अ फिक्स्ड पोजीशन। साफ साफ कहा है कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे सॉलिड के, उनकी फिक्स पोजीशन होती है। वो अपनी पोजीशन से हिल करके कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते। जबकि इसमें अपनी तरह अपन ये कह सकते हैं कि जो गैसेस पार्टिकल हैं या लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, गैस के एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इसी तरह से लिक्विड के भी हैं, तो वो अपनी जगह से जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे, कहीं अपनी पोजीशन को छोड़ के नहीं जाएंगे। एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। मतलब कह सकते हैं कि ये कभी भी अपनी मेन पोजीशन से हटके कहीं दूर नहीं जाएंगे, अपनी मेन पोजीशन पे हिलते रहेंगे, ऑसिलेट करते रहेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपन ये कह सकते हैं। फिर आगे कहता है दिस इज द रीजन दैट सॉलिड इज हार्ड एंड रिजिड। हमारे पास यही रीजन है कि सॉलिड है हमारे पास, वो क्या होगा? हार्ड और रिजिड, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को छोड़ के जा नहीं सकते हैं। अगर पोजीशन को छोड़ के नहीं जा सकते हैं तो इसका मतलब है क्या होंगे? हार्ड और रिजिड ही होंगे। ये अपन को ध्यान रखने लायक बात है। फिर हम आ जाते हैं आगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। ये समझने के बाद ही आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम आगे करने वाले हैं कंटिन्यू की कैसे इसको समझा जा सकता है। पहला जो पहली की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम यहाँ समझने वाले हैं। द सॉलिड आर रिजिड एंड हैव डिफाइनाइट शेप एंड मास। मतलब हमारे पास क्या है?
जैसे कि हमने पीछे वाली जो इनकी जनरल इंट्रोडक्शन था उसमें हमने पढ़ा, वही बात हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इसने कहा है कि सॉलिड है वो रिजिड होते हैं और डिफाइनाइट शेप एंड मास होता है। क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह से हटेंगे नहीं, अलग नहीं होंगे, हटेंगे नहीं, अपनी जगह से मूव करके नहीं जाएंगे। तो उसकी वजह से तो वो क्या हो गए, मजबूत हो गए, हार्ड हो गए, रिजिड हो गए। और दूसरा हमारे पास उसका जो शेप है वो क्या है, जैसे अगर मान लो हमारे पास, जैसे अगर ये बोर्ड मान लेते हैं, ये हमारे पास सॉलिड है, तो इसके पार्टिकल्स हैं वो एक फिक्स मैनर के अंदर हमारे पास यहाँ अरेंज है, ये अपनी पोजीशन से हिल नहीं पाते हैं। इसी वजह से ये बोर्ड आपको सामने हार्ड दिखाई दे रहा है। जैसे वॉल है, इसमें भी ऐसा ही है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एक फिक्स मैनर में अरेंज हो रखे हैं, ऐसा ऐसा है, इसीलिए ये अपनी जगह से शेप और इसकी मास है, और दूसरा ये रिजिड है। ये हमारे पास पहला रीजन रहा। दूसरा हम समझने वाले हैं यहाँ, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आर डिफाइनाइट एंड नॉट डिपेंड ऑन देयर वेसल्स दैट विच दे आर केप्ट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम जैसे गैस को किसी कंटेनर में डालें तो उसको जब हम कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो हमारे पास जो कंटेनर है उसकी शेप ले लेता है। जैसे ही अगर हम पानी को भी किसी कंटेनर में डालें तो वो भी उसकी शेप ले लेता है। लेकिन हमारे पास सॉलिड के लिए ऐसा नहीं है कि हम जिस बर्तन में उसको डालेंगे, जिस वेसल में हम उसको डालेंगे वो वैसा शेप ले ले, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, हम घर में गुड़ रखते हैं, गुड़ जिस कंटेनर में रखते हैं तो क्या वो कंटेनर के अकॉर्डिंग शेप ले लेता है? नहीं लेता। ठीक है, चीनी हम जिस कंटेनर में रखते हैं क्या उस अकॉर्डिंग शेप ले लेती है? नहीं लेती। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल समझे आप, ये जैसे कोई भी वस्तु है जो सॉलिड है, जैसे ये बोर्ड ही मान लीजिए कि अगर बोर्ड को मैंने किसी बहुत बड़े ऐसे अगर इस रूम में रखा हुआ है तो बोर्ड इस रूम की शेप ले लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब है सिर्फ सॉलिड अपनी जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, वैसी ही शेप रहेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा शेप में। ठीक है, ये आपको समझना है, यहाँ समझने लायक बात है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हमारे पास थर्ड जो आती है वो कहता है, आगे कहता है यहाँ पर द इंटरमोलिकुलर फोर्स स्पेसेस आर लेस इन द सॉलिड। मतलब हम सॉलिड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो लेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है लेस, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं स्ट्रॉन्ग। किसमें? सॉलिड में। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि द इंटरमोलिकुलर स्पेस इन द सॉलिड आर लेस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो तो स्ट्रॉन्ग होंगे, और इंटरमोलिकुलर जो स्पेसेस होते हैं वो लेस होते हैं। किसमें? सॉलिड में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझने की कोशिश करें कि कैसे हम इसको बात को समझ सकते हैं, तो मैं आपको देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ कि कैसे हम इनको समझ सकते हैं कि कैसे इसमें लेस स्पेस होता है। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको। देखिए यहाँ अगर हम देखें तो हम कुछ इस प्रकार देख सकते हैं कि जैसे अगर हम गैस और लिक्विड और उनकी सबकी बात करेंगे, यहाँ अगर हम गैस की बात कर लेते हैं, ये कंटेनर गैस का है, ये कंटेनर लिक्विड का है, और ये कंटेनर सॉलिड का है। तीन है, ये गैस है, ये लिक्विड है, और ये सॉलिड है। देखिए गैस की अगर बात करेंगे तो इसमें पार्टिकल्स होंगे वो फ्री ऑफ स्टेट होंगे ऐसे। ठीक है, जबकि अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो थोड़ा थोड़ा एज कंपेयर टू क्लोज पैक होंगे एज कंपेयर टू लिक्विड गैस। और अगर हम बात करेंगे सॉलिड की तो ये एकदम फिक्स मैनर में होंगे, यानी कि ये एक दूसरे से अरेंज होंगे फिक्स मैनर में, यानी इनके बीच में स्पेस है वो बिल्कुल ही कम होगा। आप देख सकते हैं यहाँ तीन कंटेनर है, तीन कंटेनर के तहत मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास जो गैसेस होते हैं उसके पार्टिकल फ्री होते हैं, उनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है, फोर्सेस होते हैं वो लेस होते हैं। जबकि लिक्विड में मॉडरेट होते हैं, नाइदर बी मोर नाइदर बी लेस, मतलब मॉडरेट कंडीशंस में होते हैं। जबकि हम अगर बात करेंगे सॉलिड की, तो सॉलिड में आप देख सकते हैं कि तीन इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, और अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ अपने के समझने लायक बात ये है। फिर हम अगर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास नंबर 4 आ जाता है। इसमें लिखा हुआ है द पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स
द पोजिशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द सॉलिड, एटम्स, आयन और मोलिक्यूल्स तीनों हो सकते हैं। आगे कहता है ऑफ द सॉलिड आर डिफाइनाइट एंड देयर दीज पार्टिकल्स वाइब्रेट देयर मीन पोजिशंस। मतलब ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे, अपनी मीन पोजीशन से कहीं नहीं जाएंगे, अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे। तीन हो सकते हैं पार्टिकल्स, अपनी पोजीशन पे रहेंगे, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ये तीनों हो सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करेंगे, आगे कहता है द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड इज ग्रेटर देन द लिक्विड एंड गैस। तो हमारे पास यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम देखो कंपैरिजन कर लेते हैं, यहाँ अगर हम बात करें इसमें पार्टिकल्स, तो इसमें 5 है पार्टिकल्स। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8 है, इसमें बहुत ज्यादा है, यानी इसमें इन सबसे ज्यादा है। तो ऑब्वियस है इसकी डेंसिटी सबसे लेस होगी, इसकी मॉडरेट होगी और इसकी लार्ज होगी या मोर होगी, कोई एक कंडीशन होगी, ये अपन कह सकते हैं। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सॉलिड की हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपन सॉलिड की पढ़ सकते हैं वो पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड कैसे समझा जा सकता है। ओके, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, हम आगे देखेंगे। तो भाई सब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी तक हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के 5 जो है पार्ट पढ़ लिए हैं। अभी अपन 6th पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि 6th पार्ट क्या है। ये कहता है कि द सॉलिड सब्सटेंस आर ऑलमोस्ट नॉन कंप्रेसिबल। सॉलिड सब्सटेंस है वो कंप्रेसिबल नहीं है। कहने का क्या रीजन है इसका, ये कंप्रेसिबल क्यों नहीं है? जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनके सॉलिड होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम क्लोज पैक होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये रीजन है कि हमारे पास ये क्या होते हैं, फिक्स रेगुलर मैनर कह सकते हैं, अरेंजमेंट कह सकते हैं, उसमें फिक्स होते हैं। इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ही लेस होता है, इस वजह से इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। जबकि अगर हम ये मान लीजिए कि हम ये कह रहे हैं कि ये सॉलिड है, और अगर इसकी जगह अगर हम यहाँ गैस का एग्जांपल लें, तो गैस के पार्टिकल्स है वो काफी दूर दूर होते हैं, तो इनको कंप्रेस करके पास में लाया जा सकता है। लिक्विड को भी थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता है, बहुत कम कंप्रेस किया जा सकता है, यानी इनके बीच में भी थोड़ा सा गैप होता है, तो कंप्रेस किया जा सकता है। लेकिन सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, नेग्लिजिबल है, बिल्कुल कंप्रेस नहीं किया जा सकता। यही रीजन है, ये कह रहा है कि हमारे पास जो सॉलिड है वो नॉन कंप्रेसिबल होता है, ये हमारे पास रीजन रहा। अगला हम जो है 7th पॉइंट वो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि क्या है। ये कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ ए डिफ्यूजन इन द सॉलिड ऑफन फाउंड लेसर एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड गैस। डिफ्यूजन मतलब सॉलिड और लिक्विड में, सॉलिड में तो डिफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं होता है, लगभग न के बराबर होता है, जबकि लिक्विड और गैस में डिफ्यूजन हो सकता है। डिफ्यूजन का मतलब आप समझ रहे हैं कि टुकड़ों में बिखरना या उनके पार्टिकल्स को अलग अलग करना, ये कह सकते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है उनके पार्टिकल्स को सबको अलग अलग करना। तो देखिए यहाँ हम देख सकते हैं कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो कम होता है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए हमें क्या होता है, एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। जबकि हमारे पास गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो निग्लिजिबल होते हैं, न के बराबर होते हैं, ऑलरेडी वो डिफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो एज कंपेयर टू सॉलिड है वो लेस होते हैं, लेकिन गैस से ज्यादा होते हैं। इस वजह से क्या है कि इसको भी अगर हम हीट करेंगे तो ये भी डिफ्यूज हो सकते हैं, बट सॉलिड है वो बहुत कम डिफ्यूज होते हैं, यानी अगर डिफ्यूज होते हैं तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी उनको चाहिए होती है। ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि 7th पॉइंट हमारा ये रहा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 8 कहता है मेल्टिंग सॉलिड इज हीटिंग इनटू कन्वर्ट इन लिक्विड्स। मतलब सॉलिड को मेल्ट करके हम क्या कर सकते हैं, हीट करेंगे, मेल्ट करेंगे या हीट करेंगे। मोस्टली जो सॉलिड होते हैं उनको हीट करेंगे और हीट करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। आगे बताता है कि इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, मेल्टिंग नाम देते हैं।
जब भी किसी चीज को हीट करके और उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस का नाम होता है क्या, मेल्टिंग। कहता है एट द टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अगर मान लीजिए, अगर मैं यहां ये मानूं कि ये आइस है और आइस है वो 0 डिग्री से बिलो होती है, और अगर मैं इसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दूंगा तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये अपन को ध्यान रखना है। ओके, आपको ये ध्यान रखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है ये आपको पता चला। फिर हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा नया टॉपिक आ गया है। नया टॉपिक हमारे पास है क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, ये अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द अमोर्फस सॉलिड और व्हाट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो यहाँ ये अपन को बता रहा है कि क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखिए कह रहा है द सॉलिड सब्सटेंस इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ 3-dimensional network are called क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमारे पास ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो, या ऐसे सब्सटेंस जिसमें पार्टिकल्स क्या हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन हो सकते हैं, एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है और मॉलिक्यूल्स हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है कि इन तीनों में से कोई एक हो, और वो क्या हो, 3D नेटवर्क में अरेंज हो। 3D नेटवर्क कैसे, देखिए 3D नेटवर्क हम समझने की कोशिश करते हैं। 3D नेटवर्क कैसे कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये 3D नेटवर्क हम यहाँ समझने वाले हैं कि 3D नेटवर्क कैसे कह सकते हैं अपन इसको, तो समझते हैं। जिससे आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स में कि हमारे पास दिस इज द एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस, और यहाँ थर्ड है जेड एक्सिस। इस फॉर्म में हमारे पास कोई भी चीज अरेंज हो उसे हम क्या कहते हैं, 3D कहते हैं। या अगर मान लीजिए कि हम यहाँ एक बॉक्स बना लेते हैं कि ये बॉक्स भी क्या कह रहा है, ये 3D में ही है, ये बॉक्स भी किस में है, 3D में। ओके, दिस बॉक्स इज 3D। तो ऐसा अरेंजमेंट हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ भी हो, यहाँ हो, साथ में यहाँ हो, यहाँ हो और यहाँ हो और यहाँ हो, ऐसा अरेंजमेंट हो उसे हम 3D अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास 3D अरेंजमेंट आया। तो ये कह रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वही होगा जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स होंगे, और अरेंजमेंट होगा 3D नेटवर्क में, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। इसका एग्जांपल आगे कह रहा है दे हैव रेगुलर मैनर। मतलब क्या होगा, रेगुलर मैनर को अपन अगर समझेंगे तो कैसे समझ सकते हैं कि रेगुलर मैनर क्या होगा, यानी अगर पार्टिकल्स है वो एक, यानी यहाँ ब्लैक पार्टिकल्स आ रहा है और एक व्हाइट आ रहा है, एक ब्लैक आ रहा है और एक व्हाइट आ रहा है, ऐसा अरेंजमेंट होगा, यानी रेगुलर होगा। वो चीज हर एक पर्टिकुलर इंटरवल पर में रिपीट होगी, रेगुलर मैनर होना चाहिए, ऐसा कह रहा है। फिर आगे कह रहा है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ऐसा ऑर्डर लगभग बहुत दूर तक चलता चला जाएगा, यानी ये ब्लैक, ये व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ऐसे करते 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 बहुत लंबा चला जाएगा। तो हमारे पास क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। फिर कहता है रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रक्चर को समझते हैं कि क्या है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर मान लीजिए कि अगर ये मान लीजिए स्क्वायर्स बना रहा है, ठीक है, अगर ये पार्टिकल्स हैं वो सारे मिलकर के स्क्वायर्स बना रहे हैं, तो ये आगे भी स्क्वायर ही बनाता चला जाएगा, ठीक है, और आगे भी स्क्वायर बनाता चला जाएगा ऐसे। यानी कि अगर बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं कि ये हमारे पास रिपीटिंग यूनिट बनाता चला जाएगा, एक ही जैसी अगर एक यूनिट बना दी तो वही यूनिट बार बार रिपीट होती रहेगी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक चलती रहेगी। ऐसे जो अरेंजमेंट होते हैं, ऐसा सिस्टम होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, हम उसे नाम देंगे क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है रिपीटिंग स्ट्रक्चर एंड इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये ऐसा नहीं है कि देखिए अगर हम इसको, अगर इसका मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलने के बाद ही मेल्ट होगा, इससे पहले नहीं होगा। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखने लायक बात है
कि ये एग्जैक्ट उसको जो टेम्परेचर होता है उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग जो भी होता है वो एग्जैक्ट उसको मिलने के बाद ही एक्टिव होगा, उसके पहले एक्टिव नहीं होगा, यानी कि एक साथ मेल्ट होगा, सारा एक साथ पिघल जाएगा फटाक से। ठीक है, ऐसा ये कह रहा है, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर एग्जाम्पल कह रहा है, एग्जाम्पल हमारे पास 4 एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज के एग्जाम्पल है, ये अपन को समझना है। फिर आगे बात करते हैं, आगे आता है अमोर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमोर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड अब क्या होते हैं, जैसे क्रिस्टलाइन हमने पढ़ा है, इसमें हमने बहुत सारी बातें पढ़ी है कि ये फिक्स स्ट्रक्चर होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, रिपीटिंग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये सारी हमने इसमें पढ़ा है। अब हम आगे देखते हैं नॉन क्रिस्टलाइन में क्या, या अमोर्फस में क्या कहता है, द सॉलिड सब्सटेंस इन विच the constituent particle do not have a certain orderly arrangement in their dimensional network are called, अच्छा in 3 dimensional network। ठीक है, देखिए कह रहा है कि कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो, मतलब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि वो 3D ही में हो, ये भी जरूरी नहीं है, और उनकी ज्योमेट्री हो, अरेंजमेंट हो, वो सर्टेन हो, ये भी जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है, टेढ़े-मेढ़े कैसे भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं है, ये कहने का मतलब नहीं है। ऐसे अरेंजमेंट वाले जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम नॉन क्रिस्टलाइन या अमोर्फस सॉलिड कहते हैं। दे कह रहा है दे आर ऑल्सो नोन एज द अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड कहते हैं इनको। तो अमोर्फस सॉलिड क्यों कहते हैं, कारण क्या है? अमोर्फस सॉलिड कहने का कारण ये है कि अमोर्फस एक ग्रीक वर्ड है, और अमोर्फस का जो ग्रीक मीन है वो कहता है कि नो शेप। तो मतलब जो हमारे पास ये जो होते हैं बेसिकली, इनके अंदर कोई शेप नहीं होती। सबसे बड़ा कारण यही है कि जो भी अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर कोई शेप वेप नहीं होती है। दिस इज द रीजन दैट, कि हमारे पास ये रीजन है कि हम इसको कह सकते हैं कि इनमें शेप नहीं होती। They do not have a long range order, इनके पास कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है, कोई रिपीटिंग स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसके पार्ट्स हैं वो अनसिमेट्रिकली स्प्रेड होते हैं। जिससे कैसे समझ सकते हैं कि जैसे हम ये समझे कि इसमें अगर मान लीजिए कि एक बार ट्राइंगुलर शेप बन गई, एक बार ट्राइंगल बन गया तो उसके बाद में ट्राइंगल नहीं बनेगा, उसके बाद में तो सीधा स्क्वायर ही बनेगा, और स्क्वायर बन गया तो उसके बाद में कभी भी अगली शेप है वो स्क्वायर नहीं बनेगी, वो हमारे पास ये बन जाएगी। और अगर एक बार पेंटागन भी बन गया तो अगला जरूरी नहीं है पेंटागन ही बनेगा, हेक्सागन बन सकता है। तो कहने का मतलब है कि एक बार जो स्ट्रक्चर हमारे पास इसमें बन गई दोबारा रिपीट नहीं होगी, यानी शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, रिपीटिंग स्ट्रक्चर नहीं होती है, स्प्रेड मतलब जो इसके पार्ट्स होते हैं वो सिमेट्रिकली स्प्रेड नहीं होते हैं, ठीक है, एसिमेट्रिकली स्प्रेड होते हैं। ये हमारे पास नॉन क्रिस्टलाइन या अमोर्फस सॉलिड है। अब इसके कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है क्वार्ट्ज, ग्लास, रबर, प्लास्टिक और टेफ्लॉन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सारे एग्जांपल रहे अपने पास, और ये हमारा तो आज का सेशन है। इसका अगला जो सेशन है वो कल हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगा। आप लोग आराम से इसको वीडियो को अच्छे से देखिए। जो नोट्स है पहले तो आप अच्छे से चैप्टर पढ़िए, और बाद में मेरे लिखे हुए नोट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं कि ठीक है समझ में आया है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं समझ में आया है, अगर ये नोट्स समझ में नहीं आए हैं तो आप अपने बेसिस पे भी नोट्स बना सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि मेरे बनाए हुए नोट्स ही आपको करने हैं। आप लोग अपने पहले अगर जो है नोट्स खुद अच्छा से पढ़ना स्टार्ट करिए, पहले चैप्टर को खूब सारा अच्छे से पढ़िए और बाद में नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, आप लोगों को बहुत सारी मदद हो जाएगी। और लॉकडाउन चल रहा है, सो दैट आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए, घर पे फ़ायदा उठाइए लॉकडाउन का। हैव ए नाइस डे एवरीवन।